पिट जाएगा वो। कैसे पता चलेगा? 8-9 सेकेंड हो गया, सही है। चलिए, तो पिछली क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, जो भारत क्या है। देखिए, ज्योग्राफी की ये आपकी दूसरी क्लास है। एक परिचय के बाद बात होती है, जो अब हम भारत के बारे में चीज़ों को देखें, इंडिया के बारे में, जो अब इंडिया में चीज़ें क्या क्या है। तो इंट्रोडक्शन के बाद जो दूसरी चीज़ जो आपको लर्न करने की है वो है इंडिया का फिजिकल डिवीज़न। तो आज का जो आपका टॉपिक का हेडिंग है वो है इंडिया फिजिकल डिवीज़न। सब लोग हेडिंग बनाइए, इंडिया फिजिकल डिवीज़न। कहने का मतलब है, हिंदी में इसको कहेंगे भारत का भौतिक विभाजन, इंडिया के फिजिकल डिवीज़न। देखिए, भूगोल को आप पिछली क्लास में मैंने कहा था भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल में बांट कर पढ़ना है। तो अगर भारत के भूगोल को पढ़ना है तो भारत के भूगोल का एक परिचय होना जरूरी था। इसकी एरिया कहाँ है, ये कहाँ स्थित है, कहाँ सारी चीज़ें हैं, और उसको इंट्रोडक्शन के वे में आपने सीख लिया था। अब मेन ज्योग्राफी स्टार्ट होती है यहाँ से, जो इंडिया में आखिर किस तरीके से यहाँ पर फिजिकल डिवीज़न पाई जाती है। इस टॉपिक को समझने का पहले सीधा एक ही उपाय है, जो आप देखें फिजिकल डिवीज़न होता क्या है। ठीक है, चलिए, फिजिक्स भौतिकी वो चीज़ें हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें सूक्ष्म होती हैं, कुछ चीज़ें छुई जा सकती हैं। तो आपको पता है, सिंपल अगर सारी चीज़ों को हटा कर करें तो फिजिक्स वो चीज़ें हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, भौतिक चीज़ें हो गई। क्लियर है? तो इंडिया में फिजिकल डिवीज़न कहने का मतलब है, जो हम कोई भी चीज़ यहाँ पर क्या मिलती है जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, इस तरीके से। तो बताइए, ज्योग्राफी के लिहाज से अगर फिजिकल डिवीज़न इंडिया की बात करें तो हम देखते हैं इसके अंतर्गत जो यहाँ किस तरीके की माउंटेन सीरीज है, किस तरीके के यहाँ प्लेन है, यानी किस तरीके के यहाँ पर्वत, पठार, प्लेटू है, मैदान है, प्लेन है, ये सारी चीज़ों को आपको सीखना होता है। तो अगर हम सीधा सिंपल लिहाज से करें तो इंडिया में आपकी 5 फिजिकल चीज़ें हैं, 5 फिजिकल डिवीज़न है, रीजन है, क्षेत्र है। ठीक है, और उसको 5 तरह से हम जान सकते हैं। तो ये अगर इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया में 5 यहाँ पे आपको जो है फिजिकल रीजन निकल कर आते हैं, यानी भौतिक प्रदेश निकल कर आते हैं। जो पहला ये वाला एरिया है, यहाँ पर आपको मिलता है नॉर्दर्न माउंटेन रेंज। ठीक है, क्या मिलता है? नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, यानी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, आपको जो है यहाँ पर निकल कर आता है नॉर्दर्न माउंटेन रेंज। ये सबसे ऊपर वाले में आपको जो है ये यहाँ पर दिखाई देती है। इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। क्या बोलते हैं? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। देखिए, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश ही इसे क्यों नाम दिया गया है, क्यों नाम दिया गया, ये निकल कर आती है। इसे नॉर्दर्न माउंटेन रेंज ही क्यों कहते हैं? देखिए, किसी भी मैप पर एक चीज़ ज्योग्राफी का कंसेप्ट याद रखेंगे, ऊपर की तरफ होता है उत्तर दिशा, यानी नॉर्थ। क्लियर है? और नीचे की तरफ होता है क्या? साउथ, दक्षिण। तो ये ऊपर का प्रदेश है, यानी उत्तरी प्रदेश है कि नहीं, नॉर्दर्न प्रदेश है कि नहीं। और चूंकि माउंटेन है, माउंटेन यानी पर्वत है, तो बताइए ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हुआ कि नहीं, नॉर्दर्न माउंटेन रेंज हुआ कि नहीं। तो भारत में पहली जो फिजिकल रीजन है, फिजिकल क्षेत्र है, वो है नॉर्दर्न माउंटेन रेंज। ठीक इसके नीचे आपका यहाँ पर क्या होता है? तो प्लेन पाया जाता है। क्या है? प्लेन। और प्लेन को हिंदी में क्या कहते हैं? मैदान। तो मैदान अगर है तो बताइए, इसको कुछ तकनीकी नाम दिया जाए तो इसको हम कहते हैं मिडिल प्लेन। क्या कहते हैं? मिडिल प्लेन। यानी बात करें हिंदी में तो इसको कहते हैं मध्यवर्ती मैदान। क्या कहा जाता है? मध्यवर्ती मैदान। देखिए, मैदान है, ये बात तो समझ में आई, लेकिन अब बीच में है चूंकि, तो बताइए मध्यवर्ती ही कहा जाएगा ना, इसे मिडिल ही कहा जाएगा ना, चूंकि बीच में है। इसके ऊपर नॉर्थ में आपने देखा था माउंटेन रेंज हुआ था, नीचे कुछ और होगा, लेकिन यहाँ बीच में है तो ये मिडिल प्लेन हुआ कि नहीं। और मैदान है तो मैदान को हम लोग प्लेन ही बोलते हैं, तो मिडिल प्लेन। प्लेन होता क्या है? तो एक समतल भूमि होती है जहाँ बहुत ज़्यादा जो है आपकी ऊंचाई नीचाई नहीं पाई जाती है, एक प्लेन होता है। क्लियर है चीज़ें? जो तीसरी चीज़ें आपकी यहाँ पर निकल कर आती हैं, जो तीसरी चीज़ें आपको यहाँ पर निकल कर आती है, वह है आपका
ये वाला भाग, और इसको कहते हैं पेनिनसुलर प्लेटू यानी प्रायद्वीपीय पठार। तो क्या कहते हैं? पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू यानी हिंदी में इसी को कहा जाता है प्रायद्वीपीय, क्या कहें बच्चा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज़ें जाननी है जो अब यहाँ पर क्या मिलती है। तो पेनिनसुलर प्लेटू होता क्या है? तो पहले प्लेटू को जानना चाहिए, पठार होता क्या है। क्लियर है? देखिए यहाँ पर पर्वत और पठार दोनों ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं। हालांकि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमें पढ़ना है जो पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है, लेकिन हम चूंकि यहाँ जानेंगे नहीं तो हमें समझ नहीं आएगा, इसलिए जरा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पर्वत ऊंचा उठा हुआ कोई भाग होता है, ठीक है, लेकिन इसकी जो ऊपरी जो ये चीज़ें होती हैं ये नुकीली होती है। ये क्या है? नुकीली होती है। ये आपका कहलाता है क्या? माउंटेन। इसका ऊपरी भाग जो होती है ये नुकीली होती है। क्या होती है? नुकीली, इस तरीके से। लेकिन कोई ऊंचा उठा हुआ भाग है जिसकी ऊपरी सतह फ्लैट है, समतल है, प्लेन के रूप में है, वो क्या कहलाती है? पठार कहलाती है। क्या कहलाती है? पठार यानी प्लेटू कहलाती है। इसका नाम है पेनिनसुलर प्लेटू, लेकिन ये है क्या? एक प्लेटू ही तो है। और प्लेटू होता क्या है? तो कोई ऊंचा उठा हुआ भाग होता है जिसकी ऊपरी वाली जो ये चीज़ें होती है ये फ्लैट होती है, समतल होती है। क्लियर है? ये पेनिनसुलर प्लेटू बना कैसे है इसी को आगे हमें जानना है। पहले है ये तो जान गए हैं। हाँ, पत्थर नहीं, आप कह सकते हैं चट्टानी सतह है। इस धरती पर जितनी चीज़ें हैं सभी चट्टान से बनी हैं। आप जो प्लेन देख रहे हैं वो भी चट्टानों से ही बनी है, लेकिन चट्टान काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं और टुकड़े होकर वो बराबर हो गए हैं, तभी तो प्लेन का विकास हुआ है। तो ये सभी के सभी हैं रॉक्स ही, सभी के सभी हैं क्या? चट्टान ही हैं। क्लियर है? तो ये पेनिनसुलर प्लेटू, लेकिन ये वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट जो है आपकी ये चीज़ें हैं, सबसे प्राचीनतम है। तो ये जानेंगे तो कहने का अर्थ है हम लोग क्या है ये अभी तुरंत सीखेंगे, लेकिन हमने ये जाना ये हमारी तीसरी जो है रीजन है, तीसरी हमारी क्षेत्र है। क्लियर है? इंडिया में मैंने कहा था 5 रीजन है, तो 2 और होंगे कि नहीं? तो 2 और की अगर हम बात करें तो चौथा हमारा यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है। और इसको नाम क्या दिया जाता है? तो इसको कहा जाता है कोस्टल प्लेन। क्या कहा जाता है? कोस्टल प्लेन। तो इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ चौथे नंबर पे। इसे कहा जाता है आपका कोस्टल प्लेन, यानी हिंदी में इसे कहा जाता है, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, यानी हिंदी में कहा जाए तो इसे कहा जाता है तटीय मैदान। क्या कहा जाता है? तटीय मैदान। अब ये चीज़ समझने वाली हो गई, जो आखिर कोस्टल प्लेन अगर है तो ये कोस्टल प्लेन का क्या मतलब हुआ। देखिए कोस्टल यानी तट, तट होता क्या है? तो समुद्र का किनारा वाला भाग। तट सिंपल अगर मैं आपसे पूछूं जो कोस्ट होता क्या है, तट होता क्या है, तो आप कहेंगे समुद्र के किनारे क्या होता है? कोस्ट होता है, तट होता है। तो देखिए कोस्टल प्लेन तो आपके भारत के इधर के तरफ, भारत के पश्चिम के तरफ आपका ये वाला जो इलाका है, इधर अरबियन सी मिलता है, आपका अरब सागर मिलता है, और इसके ईस्ट में यानी पूर्व में आपको मिलता है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। तो बताइए इधर समुद्र है, इधर समुद्र है, तो ये जो इलाका हुआ ये बताइए कोस्टल इलाका ही तो हुआ। तो ये होता है तटीय आपके, और ये होता है, इसको चूंकि ये पश्चिम में है तो हम कहते हैं पश्चिम तटीय, ये पूर्व में है तो पूर्वी तटीय। लेकिन हम लोग इसे आगे अलग अलग बांट कर पढ़ेंगे। अभी तो हम सिंपल कह सकते हैं ना, जो ये तटीय मैदान है तो हमारे पास 2 तटीय मैदान हो गए, पश्चिम और पूर्व के तटीय मैदान यानी कोस्टल प्लेन। 5वीं चीजें भी भारत में पाई जाती है। क्या आप बता सकते हैं कहाँ है 5वीं चीजें? हाँ बिल्कुल, हमारे पास 2 आइलैंड ग्रुप है, 2 हमारे पास द्वीप समूह हैं। एक यहाँ पर है हमारा और एक ये वाला। देखिए हमारे पास 2 आइलैंड ग्रुप हैं, तो हम लोग सीधा कहते हैं हमारे पास जो है वो आइलैंड है। और कितने हैं? तो 2, तो हम लोग कह सकते हैं 2 आइलैंड ग्रुप यानी 2 द्वीप समूह। इन्हीं को क्या कहा जाता है? 2 द्वीप समूह। और कितने हैं? 2 है।
देखिए फिर से एक बार मैं बात करता हूँ, जो इंडिया के अगर फिजिकल डिवीजन की बात किया जाए तो इंडिया में क्या क्या पर्वत पठार मैदान मिलते हैं, ये कहलाता है इंडिया फिजिकल डिवीजन। इसमें हमने देखा हमारे पास मेजरली जो है 5 तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, और 5 तरह की चीज़ों में हमने कहा सबसे पहले ऊपर में हमारी जो है ये वाली जो एरिया है इसमें नॉर्थ है, नॉर्दर्न में है, तो नॉर्दर्न में जो है हमारी जो है यह माउंटेन रेंज मिलती है, इसे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कहा जाता है, ये सबसे उत्तर में है। ठीक इसके नीचे आपका जो है मिडिल प्लेन पाया जाता है, ये मध्यवर्ती मैदान है। कैसे बनी है, क्या इसके पीछे रीजन है, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी अभी डिस्कस करेंगे एक एक करके, लेकिन है ये चीज़ें फैक्ट है। तीसरी चीज़ें हमारे पास पेनिनसुलर प्लेटू है, जो इसको कहा जाता है पेनिनसुलर प्लेटू, और ये जो है हमारा तीसरा चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ें हमारे पास कोस्टल प्लेन है। पांचवी चीज़ें जो है हमारे पास 2 आइलैंड ग्रुप है, और इधर मैंने कहा था अरबियन सी है। अभी क्या है अरबियन सी अभी तुरंत लिखेंगे, लेकिन अरबियन सी है और इसमें आपका लक्षद्वीप है, और इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, और बे ऑफ बंगाल में आपको क्या मिलती है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब एक एक कर हमें जानना है जो आखिर सारी चीज़ें कैसे बनी है, तो इसे इरेज करते हैं फिर हम आगे बात करते हैं। ये आई होप सभी लोग नोट कर लिए होंगे, इसे नोट करना ही होगा आपको ताकि चीज़ें आसानी से आगे बात हो सके। चलिए समझ में आ रही है आप लोग को अभी? हाँ चलिए समझते रहेंगे, जहाँ दिक्कत हो तुरंत वहाँ पे प्रश्न आप लोग करेंगे। अब जो चीज़ें अभी लिखी थी हम इसी को शॉर्ट में यहाँ पे देखते हैं। यही चीज़ें हैं ना, 5 चीज़ें आपने इसमें देख चुकी हैं। अब देखिए इंडिया का ये जो पार्ट है, इंडिया का जो ये पार्ट है, इसमें एक एक करके अगर हिमालय बनने की बात करें, हिमालय कैसे बना, नॉर्दर्न माउंटेन रेंज को ही हिमालय कहते हैं, जो आपने फर्स्ट वाला लिखा है अभी अभी उसे हिमालय के तौर पे भी जानते हैं। तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, प्लेन का निर्माण कैसे हुआ, इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इंडिया के बनने के पीछे की जो कहानी है उस तक जानना होगा। तो इंडिया के बनने की कहानी की शुरुआत थोड़ी सी और पीछे से होती है, और तब की बात होती है जब एक बृहद महाद्वीप था। पहले एक बृहद महाद्वीप को देखने से पहले आज का जो वर्ल्ड है, आज के जो सारे के सारे 7 कॉन्टिनेंट हैं उसको जरा यहाँ पर बनाते हैं। तो एक छोटा सा वर्ल्ड मैप मैं यहाँ सा बनाता हूँ, आपका छोटा सा वर्ल्ड मैप हम लोग यहाँ पर आपको बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारा ग्रीनलैंड हो गया, ये हमारा यूरोप वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, ये आपकी जो है अफ्रीका वाला पार्ट हो गया। बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन समझने के लिहाज से हम थोड़ा सा यहाँ पे कर सकते हैं। जगह छोटी है तो इसमें बहुत ज़्यादा हम अच्छा नहीं बना सकते हैं। तो देखिए ये आपने जो वर्ल्ड का ये जो मैप देखा है, इसमें आप नॉर्थ अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, ये आपका ग्रीनलैंड वाला है। ग्रीनलैंड थोड़ा सा और बड़ा हो गया है, इसको और छोटा कर लेते हैं। ये आपका अफ्रीका वाला इलाका है, ये आपका यूरोप वाला इलाका है, ये आपका इंडिया वाला इलाका है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया का इलाका है, और इसके नीचे अगर हम बात करें तो ये वाला आपका अंटार्कटिका का इलाका है। क्लियर है? देखिए एक सिद्धांत है, एक हाइपोथेसिस है, एक थ्योरी के रूप में भी हम जान सकते हैं। एक हाइपोथेसिस है, उसका नाम है कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी, यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। क्या नाम है? कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी, ठीक है। कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी को जो देने वाले हैं, इसको समझने के लिहाज से कीजिएगा, इसको विश्व के भूगोल में बात करेंगे, यहाँ थोड़ा सा भी अगर समझ में आ गया 5% भी तो हमारा काम हो जाएगा। तो कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी यानी महाद्वीपों का विस्थापन सिद्धांत। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से दूसरे जगह जाना, और कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप। तो कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी जो रॉबर्ट वेगनर द्वारा 1912 में दिया गया, इस हाइपोथेसिस में यह बातें मानी गई, जो आज का जो पूरा ये कि पूरे के कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं, ये कॉन्टिनेंट सब एक समय अपने आपस में जुड़े हुए थे, और ये इस तरीके से दिखाई देता था। आज जो ये फैला हुआ है, ये कभी एक साथ सबके सब आपस में जुड़े हुए थे, और ये ऐसा दिखाई देता था।
क्लियर है चीजें। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी, यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। क्लियर है। इसी हाइपोथेसिस में एक बात और कही गई। रॉबर्ट वेगनर ने अपने हाइपोथेसिस में कहा जो फर्स्टली ये जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी जैसे एक मैरीगोल्ड बिस्किट गोल वाले को आप तोड़िए तो 2 भाग में टूट सकता है ना, तो वैसे ही ये 2 भागों में टूट गया। कितने भागों में टूट गया? 2 भागों में। देखिए सबसे पहली बात है, इसको इन्होंने पेंजिया नाम दिया था। क्या दिया था? पेंजिया। पेंजिया जो सब एक साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जो बड़ा महाद्वीप हुआ, बड़ा कॉन्टिनेंट हुआ, सुपर कॉन्टिनेंट, इस सुपर कॉन्टिनेंट को इन्होंने क्या कहा था? पेंजिया कहा था। और इन्होंने कहा पेंजिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 2 भागों में विभाजित हो गया। और इन्होंने कहा ऊपर वाला जो भाग है वो उसका नाम है अंगारा लैंड। क्या है? अंगारा लैंड। इन्होंने कहा जो ऊपर वाला बिस्किट का टुकड़ा है या महाद्वीप का टुकड़ा है, इसका नाम है अंगारा लैंड, और नीचे वाला जो टुकड़ा है इसका नाम है क्या? गोंडवाना लैंड। क्या नाम है? गोंडवाना लैंड। इन्होंने आगे कहा जो जितने महाद्वीप हैं वो या तो अंगारा लैंड से बने हैं या गोंडवाना लैंड से बने हैं। इसको हिंदी में भी सेम कहा जाता है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। इसको हिंदी में और कुछ टर्म नहीं यूज कर सकते हैं। इसको पेंजिया कहा, इसको अंगारा लैंड, इसको गोंडवाना लैंड। पेंजिया ही 2 भागों में टूटा था। इतनी कहानी समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें, इस वर्ल्ड मैप पर एक लाइन खींच दिया। इस वर्ल्ड मैप पर क्या आप इंडिया को फाइंड कर सकते हैं? इंडिया है कहाँ? तो आप कहेंगे ये है आपका इंडिया, है ना? यही इंडिया है ना आपका? यही है ना? चलिए, ये इंडिया देखने से क्या लग रहा है? अंगारा लैंड का पार्ट है। अगर ऊपर के आधे ये हैं, नीचे का गोंडवाना लैंड आधा ये है, तो कोई भी देखकर अगर वो अंधा ना हो तो यही कहेगा ना जो इंडिया किसका पार्ट है? अंगारा लैंड का। लेकिन क्वेश्चन जब बनते हैं जो इंडिया आपका किसका पार्ट है, तो इसका सही उत्तर क्या है आपको पता है? गोंडवाना लैंड। देखिए ये थोड़ी सी अलग बात हो रही है। आपको देखने से तो लग रहा है जो इंडिया आपका किसका पार्ट है? अंगारा लैंड का, लेकिन रियलिटी यही है जो इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो आखिर ये हुआ कैसे? क्लियर है? देखिए ये हुआ इस तरीके से, जो आप लोग जो ये मेडागास्कर का ये वाला इलाका देखते होंगे, यहाँ अफ्रीका का इलाका, यहाँ पर एक छोटा सा बिंदु आपको मेडागास्कर भी दिखाई देता होगा वर्ल्ड मैप जब देखते होंगे तो। देखिए एक बिस्किट को जब आप तोड़ते हैं तो उसके कुछ छोटे टुकड़े भी हो जाते हैं कि नहीं? तो एक्चुअली इसमें माना ये गया जो इंडिया जो है पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट था और यहाँ पर जो है ये चिपका हुआ था। क्लियर है? इंडिया जब अंगारा लैंड से टूटा, इसके बाद ये ट्रैवल किया और ट्रैवल करके ये अंगारा लैंड में जाकर टक्कर मारा है। क्लियर है? इस रॉबर्ट वेगनर की जो कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी थी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था, उसमें माना गया इंडिया किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और जाकर ये टूटा इससे और टक्कर मारा। किससे मारेगा टक्कर? अंगारा लैंड से टक्कर मारा। क्लियर है? और जैसे ही टक्कर मारता है तो आपको पता है, 2 पेपर को लीजिए, एक पेपर को लीजिए, दोनों तरफ से दबाइए तो बीच में फोल्ड हो जाती है कि नहीं? लहर हो जाती है कि नहीं? और फोल्ड ही होती है तो उसी को फोल्डिंग रॉक बोलते हैं और उसी को हिंदी में वलित पर्वत बोलते हैं। और आपका हिमालय वलित पर्वत ही तो है। तो जब इधर से आपका गोंडवाना लैंड का पार्ट इंडिया गया, अंगारा लैंड में टक्कर मारा, तो टक्कर मारने के बाद एक फोल्ड हुआ और उसी से आपका जो इंडिया का ये वाला पार्ट है, जो सबसे ऊपर आपने देखा है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश यानी नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, इसका फॉर्मेशन हुआ। आया समझ में? आप देखें जो इंडिया यहाँ से गोंडवाना लैंड से टक्कर मारा और जाकर किया, इसी पॉइंट को आप कह सकते हैं ना जो इंडिया के फॉर्मेशन की सबसे बड़ी बात ये मानी जाएगी। तो इसी पॉइंट को हम लोग लिखते हैं। क्लियर है? इसी कहानी को लिखेंगे। लिखिए अब इसमें जो इंडिया फिजिकल डिवीजन है, आपने 5 का नाम लिख लिया है। आपके पास जितने फिजिकल डिवीजन थे, फिजिकल रीजन्स थे, अब नीचे आप लोग यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखिए इसमें क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंट, अकॉर्डिंग टू
सीधा सीधा शॉर्ट में ही लिखते चलिएगा। अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंट, पॉइंट पॉइंट लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंट डिस्प्लेसमेंट थ्योरी, अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंट डिस्प्लेसमेंट थ्योरी, हिंदी में इसी को लिखेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी, यानी हिंदी में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार। लिखिए इसमें इंग्लिश में कंटिन्यू करेंगे, इंडियन लैंड मास इज, इंडियन लैंड मास इज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड बोर्ड पे देख सकते हैं आप। इंडियन लैंड मास यानी हिंदी में लिखेंगे भारतीय स्थलखंड गोंडवाना लैंड का भाग है। आप इंग्लिश में कंटिन्यू करेंगे, इंडियन लैंड मास इज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलखंड गोंडवाना लैंड का भाग है। इंग्लिश में इसी को कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी इंडियन लैंड मास इज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। लिख लिया। इसी को मैंने समझाया था ना, जो भारतीय स्थलखंड जो है वो किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का। अब बताइए आगे क्या हुआ है, टक्कर हुआ है ना, टक्कर हुआ, टक्कर को भी समझेंगे, लेकिन टक्कर से पहले क्या हुआ था, कई भागों में टूटा ही तो आगे कंटिन्यू कीजिए। पहले इंग्लिश में लिखिए फिर हिंदी में रिपीट करता हूं इसको। देखिए, ड्यू टू वैस्कुलर करंट, ड्यू टू वैस्कुलर करंट, वैस्कुलर, हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट पॉइंट करते लिख चलेंगे। ये आपका एकेडमिक क्लास नहीं है, ये सब लोग जान लेंगे। यहाँ टू द पॉइंट पढ़ेंगे, स्टडी फॉर्म में पढ़ेंगे, तो आपको पॉइंट पॉइंट लिखते चलना है। एक लाइन हो गया, दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप लोग। क्लियर है चीज़ें, तभी आपको समझ में आएंगी चीज़ें। ड्यू टू वैस्कुलर करंट, वैस्कुलर स्पेलिंग क्या होगा, VAS, ठीक है, VASCULAR, वैस्कुलर करंट, करंट तो जनरल है। ड्यू टू वैस्कुलर करंट हिंदी में लिखेंगे संवहनीय धाराओं के कारण, ड्यू टू वैस्कुलर करंट, संवहनीय धाराओं के कारण। संवहनीय कैसे लिखेंगे, ऐसे, संवहनीय, ड्यू टू वैस्कुलर करंट, संवहनीय धाराओं के कारण। लिखिए, गोंडवाना लैंड इज आल्सो डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट, ड्यू टू वैस्कुलर करंट गोंडवाना लैंड इज also divided into many parts, due to vascular current Gondwana land is also divided into many parts, संवहनीय धाराओं के कारण गोंडवाना लैंड कई टुकड़ों में विभाजित हो गया। क्लियर है, मैंने कहा संवहनीय धारा। अच्छा, अभी एक नई चीज आ गई आपके पास, ये सर वैस्कुलर करंट क्या होता है। चलिए इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ एक चीज आपको बता देते हैं, ये वैस्कुलर करंट धरती के नीचे से निकलती है। क्लियर है, 100 to 200 किलोमीटर के एरिया में आपके धरती के नीचे सेमी लिक्विड फॉर्म मिलती है, अर्ध तरल अवस्था मिलती है। उस अर्ध तरल अवस्था में आपको जो है वैस्कुलर करंट निकलती है, जो संवहन करती है, वैस्कुलर वे में चलती है, ठीक है, चक्र रूप में चलती है, उसके कारण ही ये टूटा है। क्लियर है चीजें, तो ये आपने लिखा संवहनीय धाराओं के कारण गोंडवाना लैंड भी कई टुकड़ों में टूट गया। क्लियर है, ये चीजें समझ में आई। अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। अब देखिए, अब क्या लिखना है आपको, लिखना है जो अब भारतीय प्लेट इससे अलग हुआ और जाकर टक्कर मारा, इसी बात को लिखेंगे। लिखिए, नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नाउ इंडियन प्लेट सेपरेटेड फ्रॉम द, now Indian plate separated from the गोंडवाना लैंड। लिखिए, हिंदी में लिखिए, अब भारतीय प्लेट गोंडवाना लैंड से अलग हो गया। इंग्लिश में लिखिए, नाउ इंडियन प्लेट सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड एंड कोलिडेड with the Eurasian plate, कोलिडेड विद द यूरेशियन प्लेट। हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे जो इंडियन प्लेट गोंडवाना लैंड से अलग हो गया और यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराया। हाँ, इंग्लिश में यूरेशियन प्लेट, यूरोप कैसे होगा, यूरेशियन। अरे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा विरुष्का बनाए थे, तो यूरोप और एशिया क्या हो गया,
यूरेशिया, हुआ कि नहीं? यूरोप जोड़ एशिया, यूरेशिया हो गया। तो इधर यूरोप था, इधर एशिया था, तो यूरेशिया से ही तो ज़्यादा टकराया। क्लियर है चीज़ें? तो इसी तरीके से यूरेशियन, क्लियर है? यूरेशियन, यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराया। क्लियर है चीज़ें? इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख लिए। जो भारतीय प्लेट अलग हुआ, जाकर किससे टकराया? यूरेशियन प्लेट से। यानी अगर गोंडवाना लैंड भी कई टुकड़ा में टूट रहा था तो अंगारा लैंड भी टूटा ना, तो अंगारा लैंड टूटा तो यूरेशिया से जाकर टकराया। क्लियर है चीजें? चलिए, नहीं नहीं, ना अंगारा लैंड टकराया ना गोंडवाना लैंड टकराया। अंगारा लैंड भी कई टुकड़ा हो गया, गोंडवाना लैंड भी कई टुकड़ा हुआ। तो गोंडवाना लैंड का एक टुकड़ा था इंडियन प्लेट, जो जाकर यूरेशिया से टकराया। और यूरेशिया किसका पार्ट हुआ? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का। हाँ बताइए, हाँ थोड़े से लाउडली बोलिए। इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट। आप अपना भारत है वो, अपना भारत जो है वो जाकर टकराया। लेकिन भारत को ही इंडियन प्लेट के रूप में यहाँ रिप्रेजेंट किया जा रहा है। क्लियर है? भारत को ही क्या कहा जा रहा है? इंडियन प्लेट। तो आपने देखा इंडियन लैंड मास जो है पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, यानी भारतीय स्थल खंड जो है यह गोंडवाना लैंड का पार्ट था, और ये जाकर यूरेशियन प्लेट से कोलिजन किया, टकराव किया। इसी को आपने लिखा कोलिडेड विद द यूरेशियन प्लेट। क्लियर है? भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ड्यू टू कोलिजन यानी टक्कर के कारण, ड्यू टू कोलिजन यानी टक्कर के कारण, ड्यू टू कोलिजन टक्कर के कारण The Himalayan fold mountain was formed। हाँ, ड्यू टू कोलिजन यानी टक्कर के कारण the Himalayan fold mountain was formed। हिंदी में लिखेंगे टक्कर के कारण हिमालय वलित पर्वत का निर्माण हुआ। ड्यू टू कोलिजन, ठीक है? द हिमालयन फोल्ड माउंटेन, हिमालयन के बाद कॉमा लगाइए, हिमालयन फोल्ड माउंटेन वाज फॉर्मेटेड। ठीक है? हिमालयन फोल्ड माउंटेन वाज फॉर्मेटेड। अभी समझाते हैं, इस पॉइंट को पहले लिख लीजिए। हिमालयन फोल्ड माउंटेन वाज फॉर्मेटेड, ठीक है, बना। अब देखिए जरा हिंदी में क्या लिखा आपने? टक्कर के कारण हिमालय वलित पर्वत का निर्माण हुआ। देखिए मैंने सिंपल एग्जाम्पल दिया, पेपर को पकड़िए, दोनों ओर से दबाइए, बीच में फोल्ड हो जाती है, ऐसी लहर बन जाती है कि नहीं? बनेगी। तो ये जब दो प्लेट आपस में टकरा रही है तो क्या उसमें नहीं बनेगी फोल्डिंग? तो बनी, और फोल्डिंग को ही माउंटेन कहते हैं। तो आपका हिमालय बना कि नहीं फोल्डिंग? क्लियर है चीजें? तो फोल्डिंग माउंटेन आपकी बन गई। क्लियर है चीजें? ये चीजें आपने पढ़ लिया। इसके बाद बताइए, देखिए जरा सा मेरे हाथों पर ध्यान दीजिए। इधर से आपका जो है दो प्लेट आ रही थी, इंडियन प्लेट की डेंसिटी थोड़ी सी हाई थी। ये इंडियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है। इंडियन प्लेट इसके नीचे चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि इसकी डेंसिटी थोड़ी सी हाई रहेगी, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो नीचे चली जाएगी। यूरेशियन प्लेट हल्की थी। क्लियर है? ये आपके इसके ऊपर चली गई, तो एक नीचे जा रही है, एक ऊपर जा रही है। एक आपकी यहाँ पे देखिए माउंटेन बन रहा है, एक माउंटेन बन रहा है। इस माउंटेन के ठीक बगल में आपको एक ट्रेंच दिखाई दे रहा होगा, एक गड्ढा दिखाई दे रहा होगा। एक ऊंचा उठा हुआ भाग है तो एक गड्ढा हो जाएगा कि नहीं? तो आप क्या देखते हैं, जैसे ही हिमालय बना है तो हिमालय के ठीक राइट मतलब साउथ में, उसके दक्षिण में एक गड्ढा बन जाएगा। बन गया। उस गड्ढा में हिमालय की नदियां आकर गिरने लगी। अब हिमालय ऊंचा है ना, तो हिमालय ऊंचा है तो वहां से नदी निकलेगी और जाकर उसी गड्ढे में गिरती रहेगी। क्लियर है? ये जो मैंने बनाया ये गड्ढा है, ये वाला पार्ट, इसमें इधर से नदियां आकर गिर रही थी, और नदियां अपने साथ सिल्ट लेकर आती है, मलबा गाद जमाव लेकर आती है, बालू लेकर आती है, सैंड लेकर आती है, सब उस गड्ढा में भरती चली गई। एक समय के बाद पूरा गड्ढा बराबर प्लेन हो गया, और इससे आपका क्या बन गया? जो बीच का आपका मध्यवर्ती मैदान है ये बन गया। क्लियर है चीजें? तो दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बिना कोई हेडिंग के पॉइंट चलते रहेंगे। क्लियर है? लिखिए, विद द राइज ऑफ हिमालय, विद द राइज ऑफ हिमालय, यानी हिमालय के बनने के या हिमालय के उत्थान के साथ ही, विद द राइज ऑफ हिमालय, हिमालय के उत्थान के साथ ही, लिखिए, ए ट्रेंच वाज फॉर्मेटेड,
ए ट्रेंच वाज, ट्रेंच TRENCH, ट्रेंच, ट्रेंच मतलब गड्ढा है ना, ट्रेंच मतलब गड्ढा, ट्रेंच। विद द राइज ऑफ हिमालय ए ट्रेंच वाज, ए ट्रेंच वाज, ए ट्रेंच वाज formed या formated to its south, formated to its south, a trench was formated to its south, a trench was formated to its south, यानी हिमालय में निर्माण के साथ ही इसके दक्षिण में एक गर्त का निर्माण, गर्त कैसे लिखा जाएगा, ट्रेंच यानी गर्त, एक गर्त का निर्माण हो गया। ये बात समझ में आई, जो मैंने अभी अभी एग्जाम्पल दिया था, ये गया तो बगल में एक गड्ढा, तो दक्षिण ही चल रहा है ना, मैंने कहा ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, तो साउथ में ही तो हुआ ट्रेंच का निर्माण। चलिए इसी को आगे अब कहेंगे, इसमें जो नदी द्वारा भर दिया गया, तो लिखिए टू फुलफिल दिस ट्रेंच, टू फुलफिल दिस ट्रेंच, टू फुलफिल, हाँ इसी में कंटिन्यू करेंगे, टू फुलफिल दिस ट्रेंच, कंटिन्यू करेंगे इसी में, टू फुलफिल दिस ट्रेंच बाय हिमालयन रिवर, बाय हिमालयन रिवर, टू फुलफिल दिस ट्रेंच बाय हिमालयन रिवर। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, तो हिमालय की नदियों द्वारा इस गर्त के भरने के फलस्वरूप, टू फुलफिल दिस ट्रेंच बाय हिमालयन रिवर, हिमालय की नदियों द्वारा इस गर्त के भरने के फलस्वरूप। लिखिए मिडिल प्लेन इज फॉर्मेटेड, मिडिल प्लेन इज फॉर्मेटेड, मध्यवर्ती मैदान का निर्माण हुआ। टू फुलफिल दिस ट्रेंच बाय हिमालयन रिवर द मिडिल प्लेन वाज फॉर्मेटेड, है ना, द मिडिल प्लेन वाज फॉर्मेटेड, इस गर्त के हिमालय की नदियों द्वारा भरने के फलस्वरूप हिमालय का निर्माण हुआ, सॉरी मध्यवर्ती मैदान का निर्माण हुआ। क्लियर है ना, समझ में आ रही है ना। चलिए आप देख चुके हैं आपका हिमालय बन चुका है ऊपर वाला भाग, आप देख चुके हैं आपका मध्यवर्ती मैदान बन चुका है। अब तीसरी की जिक्र करने की जरूरत है, जो आपका पेनिनसुलर प्लेटो कैसे बना है ना, तो वो घड़ी आ गई जिसका भी आपने कुछ समय पहले प्रश्न किया था। 3 पॉइंट करिए, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। लिखने से पहले जरा समझ लीजिए है क्या, तो आपने देखा था जो ये जो पार्ट गोंडवाना लैंड से, गोंडवाना लैंड का पार्ट जो जाकर टक्कर मारा है, तो ये पार्ट ही तो गोंडवाना लैंड है। आधा तो घुस गया चाइना प्लेट में और आधा जो बचा हुआ है वही गोंडवाना लैंड है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये ओल्डेस्ट पार्ट है ना, तो लिखिए गोंडवाना लैंड, सॉरी पेनिनसुलर प्लेटो, लिखिए पेनिनसुलर प्लेटो इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, पेनिनसुलर प्लेटो इज, पेनिनसुलर प्लेटो इज a part of Gondwana land, peninsular plateau is a part of Gondwana land। हिंदी में लिखेंगे प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है। इस बात को समझ चुके ना अच्छे से, जो ये गोंडवाना लैंड का ही भाग है। और गोंडवाना लैंड क्या है, तो पेंजिया जो 2 भागों में टूट गया था, तो जिसका जो दक्षिण वाला भाग था यही गोंडवाना लैंड था। तो प्रायद्वीपीय पठार क्या है, तो गोंडवाना लैंड का भाग है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नहीं इसी में कंटिन्यू कर लीजिए, इसी में कंटिन्यू कर लीजिए। देखिए इट इज मोस्ट ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द, मोस्ट ओल्डेस्ट एंड स्टेबल कर दीजिए, मोस्ट ओल्डेस्ट एंड स्टेबल पार्ट ऑफ, स्टेबल पार्ट ऑफ अर्थ। हिंदी में लिखेंगे यह पृथ्वी का सबसे पुराना और स्थिर भाग है। इट इज अ मोस्ट ओल्डेस्ट एंड स्टेबल पार्ट ऑफ द अर्थ, यह पृथ्वी का सबसे पुराना और स्थिर भाग है। क्लियर है ना, समझ में आ रही है ना, ये बातें हो गई आपकी। इसके बाद देखिए अब हमारा पेनिनसुलर प्लेटो का परिचय हो गया। हाँ बताइए, गड्ढा था, हिमालय के पानी जो गंदगी है बन गया, जो टकराव हुई, हाँ वही सब पहाड़ बन गया उससे। तो ये हो गया। तीसरा वाला जो गोंडवाना लैंड के जो था टुकड़े थे वो जाके मिल गए। हाँ तीसरा जो गोंडवाना लैंड का एक्चुअल पार्ट है वो आपका पेनिनसुलर प्लेटो है, वो फॉर्म हुआ, ये इसी का पार्ट है। ये इसी का पार्ट है, इसीलिए मोस्ट ओल्डेस्ट है। अगर अर्थक्वेक आएगी तो आपके उधर आएगी, ये ज़्यादा अर्थक्वेक आपके पेनिनसुलर प्लेटो पे नहीं आने वाले हैं। कहीं कहीं कुछ ब्लॉकेज होंगी,
वहाँ तो आ जाएंगे। मान लीजिए बड़ी कोई टुकड़ा है, वहाँ कहीं बीच में ब्लॉकेज हो जाएंगे छोटे छोटे, तब तो आ जाएंगे अर्थक्वेक, जैसे भुज में आ गया था। लेकिन अगर ऐसे अगर बात किया जाए तो वहाँ अर्थक्वेक की कोई संभावना नहीं है, वो पूरा स्टेबल पार्ट है। क्लियर है, ये मैंने कहा। चलिए अब 3 चीज़ें तो हो गई, आपकी चौथी पे आते हैं। कोई हेडिंग नहीं है, हेडिंग अलग से देंगे सबको, सबको अलग से एक बार फिर से आपको पढ़ना है, लेकिन यहाँ सबका परिचय हम लोग लिखते चल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग बे ऑफ बंगाल की बात कर रहे हैं। यहाँ जो है बे ऑफ बंगाल है और यहाँ है अरबियन सी, है ना, तो इस बात को लिखेंगे। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए बे ऑफ बंगाल इज लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। बे ऑफ बंगाल इज लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। हिंदी में इसी को लिखेंगे, जो बंगाल की खाड़ी प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में स्थित है। बंगाल की खाड़ी प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में स्थित है। ठीक है, ये लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब अरबियन सागर की बात की जाएगी, अरबियन सी की बात किया जाएगा। लिखा जाए, देखिए अरबियन सी इज लोकेटेड इन द अरबियन सी इज लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। बहुत अच्छा, वेस्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। इसी को हिंदी में क्या कहेंगे, जो अरब सागर प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में स्थित है। अरब सागर प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस प्रायद्वीपीय, इस बे ऑफ बंगाल में, और यहाँ पर हमारे पास 2 आइलैंड ग्रुप भी है। दो हमारे पास यहाँ आइलैंड ग्रुप भी है। आइलैंड होता क्या है, छोटा सा पार्ट है जो चारों ओर से क्या से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है, वाटर से घिरा हुआ है। हाँ, वो आइलैंड कहलाती है। तो हमारे पास 2 आइलैंड ग्रुप है, एक है आपका लक्षद्वीप, एक है आपका अंडमान निकोबार। तो अरबियन सी में है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है आपका बे ऑफ बंगाल में। इसी बात को लिखेंगे। लिखिए, लक्षद्वीप इज अ कोरल आइलैंड। लक्षद्वीप इज अ कोरल आइलैंड। कोरल देख लीजिए बोर्ड पर लिखिए, अभी समझाते हैं कोरल क्या होता है। कोरल आइलैंड, हाँ अभी बताता हूँ कोरल क्या होता है, पहले आप लिख लेंगे। लक्षद्वीप इज अ कोरल आइलैंड। लक्षद्वीप इज अ कोरल आइलैंड। कोरल बोर्ड पे देखेंगे, कोरल आइलैंड। देखिए, इट इज लोकेटेड इन द अरबियन सी। लक्षद्वीप एक, कोरल को हिंदी में बोलेंगे प्रवाली। लक्षद्वीप एक प्रवाली द्वीप है जो कहाँ है, अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में, अरबियन सी में स्थित है। तो आपने लिखा लक्षद्वीप इज अ कोरल आइलैंड, इट इज लोकेटेड इन द अरबियन सी। लक्षद्वीप एक कोरल आइलैंड है जो अरब सागर में स्थित है। इसमें करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार, अभी बताते हैं कोरल रीफ क्या होता है, थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज एक्सपेंशन ऑफ हिमालयाज। अंडमान एंड निकोबार NICO करेंगे, निकोबार NICOBAR, निकोबार। हाँ, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान ANDAMAN, अंडमान है ना। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज अ एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज। हिंदी में लिखेंगे, अंडमान और निकोबार हिमालय का विस्तार है। हिमालय का विस्तार है। अंडमान और निकोबार हिमालय का विस्तार है। लिखिए, इट इज लोकेटेड इन द कहाँ है, बे ऑफ बंगाल। इट इज लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। हाँ, अब 2 चीजें यहाँ पर आपको समझनी है। हिमालय सबसे ऊपर है। हाँ बिल्कुल, वही मैंने कहा, जो 2 चीजें अब यहाँ पर आपको जाननी है। फर्स्ट चीज, व्हाट इज कोरल आइलैंड, एंड सेकेंड चीज जो व्हाट मीन एक्सटेंशन ऑफ हिमालय। हिमालय के एक्सटेंशन से क्या मतलब है, 2 चीजें आपको समझनी है। पहले आते हैं कोरल वाले पे, जो हमारा लक्षद्वीप एक कोरल आइलैंड है, इसका क्या मतलब हुआ। आपने केचुआ देखा होगा, केचुआ देखा है आप लोगों ने। हाँ, जो जमीन पे चलते हैं केचुआ, ठीक है,
वो केचुआ क्या करता है, अब आगे से मिट्टी खाता है और पीछे से जो वो एक्सरेशन करता है वो उस मिट्टी से एक घर बनाता रहता है। देखें आप लोग गाँव में मिल जाते हैं, पानी के किनारे मिल जाता है। हाँ, मतलब आगे से वो मिट्टी खाएगा और मिट्टी से जितने भी उसको पोषक तत्व होंगे वो ले लेगा और पीछे से उस मिट्टी को निकालता चला जाता है और एक घर नुमा आकृति आपकी जो है बनती चली जाती है। ऐसे 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 टाइप की बनती है, ऐसे बन जाती है ना, देखे होंगे आप। इसको किसानों का मित्र भी कहा जाता है। ये सब पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन केचुआ ये करता है। ठीक इसी तरीके से एक फौना होता है आपका, एक कोरल है। कोरल जो है एक मतलब समुद्री जीव है। क्लियर है, एक समुद्री जीव है, ये समुद्र में रहता है। ये जो है शैवाल खाता है। शैवाल एक तरीके से कह सकते हैं काई नहीं होता है जब पानी लग जाती है, वैसे ये काई टाइप की शैवाल होती है। वो शैवाल खाता है और शैवाल खाने के साथ ही साथ अपने पीछे से केंचुआ की तरह जो है वो कैल्शियम का एक्सक्रीशन करता है। और कैल्शियम, आपकी दांत भी कैल्शियम से बनी है, देखिए कितना ठोस है। कैल्शियम जब जम जाता है ठोस हो जाता है। तो ये जो धीरे धीरे पीछे से करता है, ये समय के साथ जम जाते हैं और एक समय के बाद पूरा एक सॉलिड फॉर्म ले लेते हैं और वो आपका कोरल आइलैंड बनाता है। जैसे कभी कभी आप सीमेंट की बोरी को देखते होंगे, उस पर अगर पानी लग जाए बहुत दिनों तक इस्तेमाल ना हो, एकदम सॉलिड हो जाते, एकदम ठोस हो जाती है। इसी तरीके से ये जो प्रवाली जीव हैं, ये जो एक्सक्रीशन करते हैं, कैल्शियम जम जाता है और पूरा का पूरा एक सॉलिड फॉर्म ले लेता है, पूरा एक चट्टान का शक्ल ले लेता है और यही कहलाता है कोरल आइलैंड। तो आपका जो ये है इंडिया के इस तरफ वाला, ये है आपका कैसा कोरल आइलैंड है। अब दूसरी चीज़ें हैं, नहीं, कोरल मतलब प्रवाल, उस कोरल जीव उसका नाम ही है। हाँ, उसने बनाया है, इसीलिए इसको कोरल बोलते हैं। हाँ, वो कैल्शियम निकालता है इसलिए करता है, लेकिन उसका नाम कोरल ही है। कुछ नहीं, अभी आगे डिस्कस करेंगे। कोरल आपको यहाँ पे डिफाइन नहीं करना है, मैंने आपको समझाया है ना। कोरल आइलैंड है, बस इतना ध्यान रखेंगे। क्लियर है? हाँ, उसके डिटेल में नहीं जाना है, वो हम लोग जब इन्वायरमेंट पढ़ेंगे उस पर देखेंगे जो क्या क्या कोरल के साथ समस्या आ रही है। एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज की बात करते हैं, जो हिमालय का विस्तार कैसे। आप लोग का क्वेश्चन है जो सर हिमालय जब ऊपर नीचे टकराया है, बन गया है अरबियन सी, तो यहाँ से नीचे यहाँ पर अंडमान निकोबार कैसे आ गया। क्लियर है? देखिए, ये जो टक्कर यहाँ पे हुआ है तो एकदम ऊपर नीचे नहीं हुआ है, थोड़ा सा कोने पे हुआ है। ठीक है, और ये कोना हमारा भी टकराया है म्यांमार प्लेट के साथ। यहाँ पे है क्या, इधर कौन सा देश है, म्यांमार है ना। तो म्यांमार प्लेट के साथ टकराया है और म्यांमार प्लेट के साथ बहुत टक्कर तो नहीं हुई है, लेकिन थोड़ी सी टक्कर हुई ना। तो हिमालय इतना ऊंचा तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी ऊंची आपकी जो है चीज़ें बन गई और ये है आपका कोरल आइलैंड। तो हिमालय का पार्ट, ठीक है, हिमालय का पार्ट है। हिमालय जब अभी पढ़ेंगे तो देखेंगे, हिमालय में अचानक से दक्षिण की तरफ दो मोड़ दिखाई देती है, उसे हेयर पिन फोल्ड कहा जाता है। तो उस हेयर पिन फोल्ड का पार्ट हो जाएगा आपका अंडमान एंड निकोबार। क्वेश्चन यहाँ भी आपको फंसाने के लिए किया जाता है। हाँ, तो यूरेशियन आप बताते हैं। हाँ, यूरेशियन प्लेट, एशिया से माने हाँ, यूरेशियन प्लेट, तीन चीजें मतलब टकराए हैं। यूरेशियन प्लेट का ही पार्ट है म्यांमार जो है, जिसको बर्मा पहले नाम दिया जाता था, वो यूरेशियन प्लेट का ही तो पार्ट है। हाँ, यूरेशियन प्लेट का वो पार्ट है और जाकर टक्कर किया है। मैंने कहा इंडिया का ये पार्ट है, ये पूरा जाकर टकराया है। जैसे आप एक गाड़ी लेकर जाएं और आमने सामने टक्कर नहीं हुआ, थोड़ा सा इस कोने से आप लड़ गए तो आपका एक सामने तो हुआ ही हुआ और इस कोने में भी तो आपकी इफेक्ट आएगी। तो ये आपको लेकर आया है और ये आपका ये कोना जाकर टकरा रहा है। और आप लोग को यह भी जानना चाहिए, यह कॉलिजन जो है, यह टकराव जो है, यह वर्तमान में भी जारी है, अभी भी हो रहा है। और भारतीय प्लेट नीचे जा रहा है और चाइना प्लेट ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये वर्तमान में भी जारी है। और इसी कारण हिमालय का विस्तार भी, हिमालय की जो पर्वत है उसकी ऊंचाई आज भी बढ़ती रहती है। क्लियर है चीज़ें? अब ये क्वेश्चन निकल कर आपके दिमाग में आ सकता है, जैसे कई लोग आप पूछना भी चाह रहे होंगे, जो सर क्या टक्कर हो रहा था तब मानव था कि नहीं, है ना।
तो मानव था, आज भी टक्कर हो रहा है, मानव तो है ही ना। तो जब टूटा तब भी मानव था, जब टकराया फर्स्ट टाइम तब भी मानव था। हाँ, बीच बीच में थोड़े हल्के झटके जो है, अर्थक्वेक जो है, भूकंप जो है वो आते रहते हैं, जैसे आ जाते हैं, लेकिन ये करोड़ों लंबे, बहुत लंबे समय के वर्षों के फलस्वरूप हुआ था। क्लियर है? तो आपने देखा ये परिचय एक तरीके से, कोस्टल वाला का तो परिचय आपको पता ही है, चूंकि समुद्र है तो उसके किनारे आपका कोस्टल वाली बातें हो गई। क्लियर है चीजें? तो ये आपने देखा जो हिमालय में जो 5 रीजन है और उस 5 का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। अब क्या सीखनी चाहिए? हिमालय के अंदर जूम करके जाना चाहिए, यानी हिमालय अगर है तो हिमालय की क्या क्या विशेषता है, कैसे कैसे सारी चीजें हो जाएंगी, इसको हिमालय कहते हैं। तो फिर हम लोग अभी अगली क्लास में क्या सीखेंगे, जो हिमालय के अंदर जाकर चलेंगे। क्लियर है? चलिए इसको थोड़ा सा देखिए, रोकिए उसको।